कई ऐसे मामले होते हैं। भाई हम ये कह रहे हैं रेप केस हुआ, बलात्कार हुआ, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य एफआईआर ही हुई हो। कई बार लोगों को फंसाने के लिए भी ऐसा होता है। तो पुलिस का ये काम है कि वो जांच करे, चेक करे, उसका कंफर्मेशन करे और उसके बाद में जो दोषी है उसको सजा दे। हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसके अंदर जो प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। भले ही दोषी बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्दोष को किसी भी तरह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो पुलिस इस मामले में भी बहुत ही गहनता से जांच करती है। आपने देखा होगा, मान लो रोड के ऊपर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच कैसे करती है? जैसे उस व्यक्ति की बॉडी तो यहाँ पर है, लेकिन पुलिस चारों तरफ कम से कम 5 से 10 मीटर तक वो दूर तक चेक करती है। दूर इस तरह से ऐसे चेक करती है, हर चीज उसको चेक करती है कि क्या कुछ ऐसा कोई सबूत मिल जाए कि एक्सीडेंट हुआ है या इसका यहाँ पर मर्डर हुआ है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि है उसके उपयोग, अब हमने अभी तक विधि के बारे में बात की। अब इसका उपयोग बहुत ही रेयर केस में इस विधि को काम में लिया जाता है, और जब इसका उपयोग किया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसका उपयोग कोर्ट के दिशा निर्देशों में होता है। बिना न्यायालय के सामान्य इस विधि को काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि दो जो व्यक्ति है इनमें जब विभेद करने वाली बात आती है, इनकी पहचान स्थापित करने की वाली बात आती है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अपराधियों की पहचान। अपराधियों की जो पहचान है, मतलब पुलिस का काम है। कोई मर्डर हो गया या कोई रेप केस हो गया या अदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई, उस वजह से पुलिस की जांच में, अब पुलिस मानो एफआईआर दर्ज हुई, मानो किसी का मर्डर हो गया, एफआईआर दर्ज हुई है तो वो मामला कोर्ट में जाना ये तो निश्चित है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला जरूर कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो वहां से यदि जरूरत पड़ती है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो ये मेथड है इसको काम में लिया जा सकता है। देखिए, जब कभी मर्डर हो जाता है, जब कभी रोड के ऊपर कोई मर्डर हो गया, देखो कई बार ऐसा होता है कि मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद में उसको आत्महत्या का रूप देने का मतलब प्रयास किया जाता है। मैक्सिमम आज के टाइम की बात करते हैं तो आज के समय की बात करते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत होती है। मतलब किया तो मर्डर है, लेकिन उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसका मर्डर कर दिया, मार दिया, मारने के बाद उसको पंखे पर टांग दिया, तो उसने आत्महत्या नहीं की है, हुआ उसका मर्डर है। लेकिन जब पुलिस इसकी जांच करती है, बहुत बारीकी से जांच करती है, तो वह बिल्कुल पता लगा लेते हैं कि इसने आत्महत्या की है या फिर इसका मर्डर हुआ है। उसी तरह से मान लो किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद में उस व्यक्ति को रोड के ऊपर डाल दिया गया किसी गाड़ी के आगे, ताकि ये लगे कि इसने ये एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस इस मामले में भी बहुत ही गहनता से जांच करती है। आपने देखा होगा, मान लो रोड के ऊपर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच कैसे करती है? जैसे उस व्यक्ति की बॉडी तो यहाँ पर है, लेकिन पुलिस चारों तरफ कम से कम 5 से 10 मीटर तक वो दूर तक चेक करती है। दूर इस तरह से ऐसे चेक करती है, हर चीज उसको चेक करती है कि क्या कुछ ऐसा कोई सबूत मिल जाए कि एक्सीडेंट हुआ है या इसका यहाँ पर मर्डर हुआ है। अब वहां पर यदि मर्डर हुआ है तो उससे रिलेटेड, जैसे मान जिस व्यक्ति से हाथापाई हुई है तो उसके वहां पर हेयर फॉलिकल्स है, स्किन है आदि, वो चीजें वहां उनको मिल सकती है। यदि ऐसा उनको कोई प्रूफ मिल जाता है और उसकी जांच की जाती है तो उनको पता लग जाता है, मतलब जांच में ये सब चीजें है वो सामने आ जाती, उनको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर ये हाथापाई हुई है, यहाँ पर ये ब्लड के टुकड़े पड़े हैं, यहाँ पर ये चीज पड़ी है, हेयर फॉलिकल पड़े हैं, ये फटे हुए कपड़े पड़े हैं, यहाँ पर यहाँ पसीना है, थूक है, ऐसी चीजें वहां लगती है। इसका मतलब उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसका 101% मर्डर किया गया है। उससे मतलब क्राइम सीन को देखकर जो राजस्थान की पुलिस का है या प्रदेश की जो पुलिस का है, इनको मैं ये मानता हूं कि 80 से 95% तक उनको ये पता लग जाता है कि ये मर्डर है या ये सुसाइड है। और उसको कंफर्म करने के लिए ये विभिन्न प्रकार की विधियां, जैसे फॉरेंसिक लैब होती है, तो ये विभिन्न प्रकार की पुलिस के द्वारा ये मेथड काम में ली जाती है उसको कंफर्म करने के लिए। क्राइम सीन को देखकर या
इनके जो बयान आदि होते हैं, लोगों के जो बयान होते हैं, इनके आधार पर पुलिस को 90% पता लग जाता है कि दोषी कौन है या क्या घटना हुई है। ये बात यदि बलात्कार के मामले में किसी महिला ने रेप केस का मुकदमा दर्ज करवा दिया तो पुलिस को ये पता लग जाता है मुकदमा दर्ज करने के दौरान, उसके बाद बयान के दौरान, उनके आने से जाने से, मतलब हर चीज उनको पता लग जाता है कि एक्चुअली में क्या घटना हुई है। लेकिन उसका कंफर्मेशन है वो इससे होगा कि एक्चुअली में उनके साथ में क्या हुआ। अब इसमें देखिए, मान लो ऐसा कोई मामला दर्ज हो जाता है, दर्ज होने पर वह महिला किसी विशेष व्यक्ति का नाम भी बताती है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ रेप केस किया है, बलात्कार किया। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति का जो डीएनए है वो और घटनास्थल के ऊपर कुछ तो मिलेगा, उन दोनों का मिलान किया जाता है। यदि मैच हो जाएगा इसका मतलब वो घटना हुई है, और यदि मौके के ऊपर जो चीजें मिली है उसका डीएनए उस व्यक्ति के डीएनए से नहीं मिलता है, इसका मतलब वो व्यक्ति दोषी नहीं है, फंसाने के लिए इसका नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसे मामले होते हैं, भाई हम ये कह रहे हैं रेप केस हुआ, बलात्कार हुआ, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य एफआईआर ही हुई हो। कई बार लोगों को फंसाने के लिए भी ऐसा होता है। तो पुलिस का ये काम है कि वो जांच करे, चेक करे, उसका कंफर्मेशन करे और उसके बाद में जो दोषी है उसको सजा दे। हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसके अंदर जो प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही दोषी बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्दोष को किसी भी तरह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस बेस पे हमारी जो न्यायपालिका है वो इस बेस पर काम करती है। तो ये सबसे पहला उपयोग हो जाएगा यदि मर्डर हुआ है या रेप केस हुआ है, इसमें जो अपराधी है इन अपराधियों की जांच करना पुलिस का काम है। मान लो किसी ने गलत एफआईआर दे दी, किसी ने मर्डर नहीं किया हो और उसको फंसाने के लिए किसी का नाम दिया गया हो, तो इस विधि के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस अपने आप कह देगी ये व्यक्ति दोषी नहीं है और ये व्यक्ति दोषी है। मान लो रेप केस का मामला 4 लोगों के ऊपर लागू कर दिया तो उसमें पुलिस ये पता कर लेगी कि 4 में से ये 3 दोषी है और ये दोषी नहीं है। जो दोषी नहीं है वो बरी हो जाएगा और जो दोषी है वो जेल चले जाएगी, मतलब सलाखों के पीछे चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंफर्मेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि को काम में लिया जाता है। दूसरा उपयोग आता है मातृत्व और पितृत्व विवादों को सुलझाने में। कई बार हम ये भी देखते हैं, देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो हॉस्पिटल के अंदर किसी महिला की डिलीवरी हुई, जब डिलीवरी हुई तो एक साथ बड़ा हॉस्पिटल डिलीवरी होती रहती है, तो इधर वाला बच्चा इधर, लड़का लड़की ऐसे बड़ा इधर हो गया। अब कि कोई ऐसा दंपति है जिनको पता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, किसी प्रकार का डाउट होता है, किसी प्रकार की शिकायत होती है, तब उसकी जांच की जाती है कि ये बच्चा किसका है या इस महिला का बच्चा कौन सा है। उसके लिए इस विधि को काम में लिया जाएगा। उस महिला का डीएनए और उस जितने बच्चे हैं उसमें से अलग करना हो तो बच्चों का जो डीएनए लेंगे और मिलान करेंगे, जिस बच्चे का डीएनए मिलान करेगा तो वो माता और पुत्र हो जाएंगे। या फिर मतलब कई बार विवाद हो जाता है, एक मान लो बड़े लेवल पे कोई व्यक्ति है और धनवान है और जब अंतिम अवस्था में होते हैं तब कोई आ जाता है ये तो मेरे पिताजी थे, वो दावा कर रहा है ये मेरे पिताजी है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं ये तो मेरे पिताजी है। या फिर कई बार ये होता है पिताजी कहते हैं ये मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा दादा है बेटा, ये बेटा, मतलब ऐसी कंडीशन जब भी होती है उस समय भी इस विधि को काम में लिया जाता है। पिताजी के डीएनए उस बच्चे के डीएनए से मैच कराया जाता है, मैच कर गया तो वो उसका पुत्र है, मैच नहीं किया इसका मतलब पुत्र नहीं है, वो संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहा था। तो दूध का दूध और पानी का पानी मतलब कंफर्मेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है जैव विकास, जीवों का विकास। जीवों का जो विकास है उसमें भी इस विधि को काम में लिया जाता है। अगला देखिए, अभी हमने बात की थी डीएनए सिग्नेचर। जैसे देखो बैंक में पैसा उठाते हैं, हालांकि आजकल पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बैंक से पैसा भी उठाते हैं तो अंगूठा लगता है, साइन भी होते हैं। तो साइन होते हैं, हालांकि साइन होते हैं, कई बार साइन और अंगूठा दोनों ही होते हैं। साइन कभी कोई फर्जी भी कर सकता है। मेरे साइन मान लो किसी ने
ज्यादा प्रैक्टिस की, सीख गया तो मैच हो जाएगी। लेकिन ये अंगूठा, अंगूठे की जो रेखा है ये कभी मैच नहीं होगी। क्यों मैच नहीं होगी? क्योंकि मेरे शरीर में जो डीएनए है, मेरे अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए की वजह से ये रेखाएं बनी है। तो डीएनए तो कभी सेम हो ही नहीं सकता, तो ये रेखाएं भी कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ये जो डीएनए सिग्नेचर है, डीएनए सिग्नेचर, देखिए अंगूठा जो लगता है ये डीएनए सिग्नेचर है, लंबे टाइम से चली आ रही परंपरा है। आजकल ये साइन वाला सिस्टम आ गया, बाकी अंगूठा लंबे टाइम, पुराने टाइम से चालू था। इसका मतलब हमारे पूर्वज ज्यादा जानकार थे, उन्होंने पहले से अंगूठा लगाना शुरू कर दिया। उनको पता है कि ये जो विधि है, ये विधि कन्फर्म विधि है, या ये ज्यादा प्रभावी विधि है, इफेक्टिव विधि है, या ज्यादा विश्वसनीय विधि है। पहले ये था, उसके बाद बीच में ये जो टाइम था इसमें साइन होते थे, लेकिन साइन में फर्जीवाड़ा और ये सब चीजें होने लगी, तो वर्तमान में फिर अंगूठे वाला सिस्टम चालू हो गया। सब जगह अंगूठे से काम होता है। कैसे होता है देखिए, यदि कोई सिम कार्ड भी हमें खरीदना हो तो अब आपको साइन की जरूरत नहीं है, आपको आधार से जोड़ दिया। आधार का मतलब क्या है? आपको एक, जैसे मान आपकी ये रेखा है, इस रेखा के आपको नंबर दे दिए कि आपके ये नंबर है, और वो नंबर क्या है? आधार नंबर। आपको आधार नंबर दे दिए, या आपके अंगूठे की जो रेखा है इसके आपको विशेष नंबर दे दिए, ये नंबर आपके रहेंगे। मानव प्रजाति के अंदर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो आपका एक आधार रहेगा, और एक आधार है तो आपका विशिष्ट आधार है और विशिष्ट अंगूठे की रेखाएं भी है। तो सिम कार्ड यदि हमें लेना है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? अंगूठा लगाना पड़ेगा। वहां आपके साइन वैलिड नहीं है, आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, वहां पर आपका अंगूठा। अब वर्तमान की बात करें, पहले आज से 10 साल पहले खूब ऐसे सिमें में मेरा आधार कार्ड किसी को दे दिया, किसी ने साइन कर दिए, किसी ने फर्जी सिम उठा ली, ये सब चीजें पहले होती थी। वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। तो सिम खरीदनी है, अंगूठा लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने अंगूठा लगाया मतलब आपने क्या किया? डीएनए सिग्नेचर किए, डीएनए सिग्नेचर किए। हमें इन चीजों के बारे में फिलहाल पता नहीं, अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा का मतलब भी हम सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन एक पेन से सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? डीएनए से सिग्नेचर कर रहे हैं। अब आधार की जो सूचना होती है, आपने जैसे ही अंगूठा लगाया, आपने डीएनए सिग्नेचर कर दिए, और जैसे ही आपके डीएनए सिग्नेचर हुए, उसमें पूरा का पूरा डाटा है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपका नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, बच्चे का टोटल सूचना उसमें ओपन हो जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा? कंफर्मेशन के लिए दोबारा अंगूठा लगाते हैं और आपको सिम जारी हो जाती है। कहीं पर भी आपने साइन नहीं किए, बिना साइन किए भी आपका काम पक्का हो गया। पक्के का मतलब है आपको कंफर्म किया गया कि, जैसे मान लो आपका नाम है मोहनलाल है, तो अंगूठे से कंफर्म हो गया कि आप मोहनलाल है। कोई व्यक्ति जैसे झूठ भी बोल सकता है, नाम मोहनलाल है और बोलेगा मेरा नाम दिनेश कुमार है, तो उसके पास क्या कोई ऐसा याद लिखा हुआ है? नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। लेकिन आप मोहनलाल है, इसका प्रूफ है आपका डीएनए सिग्नेचर। आप जैसे ही अंगूठा दबाओगे, आपकी पूरी की पूरी डिटेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। आप भले कुछ बोलो, उसमें जो डिटेल आएगी वो फाइनल रहेगी। इसको हम कहते हैं डीएनए सिग्नेचर। वर्तमान में जो गवर्नमेंट के द्वारा राशन के गेहूं भी वितरण किए जा रहे हैं, तो गेहूं उस हकीकत में उसी व्यक्ति को मिले जो उसका हकदार है, इसलिए उसका अंगूठा लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में कालाबाजारी वाला मामला चला, कई ऐसे घोटाले हुए, कई फर्जीवाड़ा हुआ, इसलिए इसको डीएनए सिग्नेचर से जोड़ दिया। इसलिए जिस व्यक्ति का नाम है वही व्यक्ति राशन का गेहूं ले जा सकता है। टैक्स, इनकम टैक्स की बात आती है, तो आपने टैक्स वैक्स जो भी भरा है, अंत में आपका आधार से ऑथेंटिकेशन होगा कि आप खुद ही यह काम कर रहे हैं। मतलब आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मेरे को पता नहीं। आपने डीएनए सिग्नेचर किया मतलब आपको 101% पता है, आप ही थे। आपने डीएनए सिग्नेचर किए हैं, इसका मतलब जो आपने इस दौरान आंकड़े भरे हैं वो भरने वाले आप खुद थे, कोई दूसरा नहीं था। ये कंफर्म हो जाता है। वेरिफिकेशन, वर्तमान में जो भी काम आप करते हैं हर चीज है वो वेरीफाई होती है। कुछ भी करिए आप स्कूल के अंदर कोई डाटा दे रहे हैं या किसी टैक्स के मामले में दे रहे हैं
या फिर आप कोई कागजात ले रहे हैं, आप मान लो जाति मूल भी बना रहे हैं, आधार, जन आधार, भामाशाह कुछ भी कर रहे हैं, आपका वहां पर वेरिफिकेशन होता है और वो डीएनए सिग्नेचर से होगा। बाकी आप कुछ भी बोलो, आपके साइन कैसे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका वेरिफिकेशन इस अंगूठे से होगा, मतलब डीएनए सिग्नेचर के द्वारा होगा। इससे फर्जीवाड़ा नहीं होगा। जो व्यक्ति है, जैसे मान लो मुझे सिम लेनी है तो मेरा अंगूठा वहां लगेगा तो ही सिम जारी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है। पहले क्या होता था, मेरा आधार कार्ड किसी के हाथ लग गया, उसने मेरे नाम से सिम ले ली और मेरे नाम से सिम ले ली, मेरे को पता ही नहीं है, और वो किसी को अनर्गल फोन कर रहा है या पाकिस्तान मैसेज भेज रहा है कोई गलत, ऐसे मतलब हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है वो। लेकिन वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप खुद का अंगूठा लगेगा, इसका मतलब जो काम हुआ है वो आपकी देख रेख में हुआ है, आपने ही किया है, किसी थर्ड पर्सन ने किया ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपने क्या किया, डीएनए सिग्नेचर किया। इसके अलावा कोई काम, जैसे मान लो कहीं पर अंगूठा नहीं लगता है, वहां पर मोबाइल में ओटीपी आता है, ओटीपी आपका जो डीएनए सिग्नेचर है वो आधार से जुड़ा, आधार से आपका मोबाइल जुड़ा और उस मोबाइल के ऊपर फटाक से ओटीपी आ जाएगा कि यह काम आप ही कर रहे हैं या कोई और। अंगूठा लगाया, ओटीपी आया, डबल कंफर्मेशन हो जाता है। तो ये सब विधि है वो डीएनए सिग्नेचर के रूप में, या हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं उसमें ये सब चीजें आती है। तो इस तरह से आज के वीडियो के अंदर हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कैसे इसका यूज होता है, कौन कौन से इसके चरण हैं, क्या इसके उपयोग है, इन सब के बारे में डिटेल से बात की है। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ में आपका वंशागति का जो आणविक आधार है यह पाठ है वो समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं, उसका आंसर आपको बता सकूं। और आप मेरे इस चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे विद्यार्थी जो कक्षा 12 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, उनको भी ये कंटेंट है वो मिल सके। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद।